अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से हम आज अपना पहला लेक्चर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का शुरू करने लगे हैं। बच्चों, किसी भी टॉपिक को या लेक्चर को लेने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब उस लेक्चर को लेने के बदले आपको क्या सीखने को मिल रहा है, किस किस बात को, किस किस टॉपिक को वो कवर कर रहा है लेक्चर। जो हमारा आज का लेक्चर है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के इंट्रोडक्शन को और मोशनल ईएमएफ को और फ्लक्स में चेंज आने से आगे हम बात करेंगे। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को जब डिटेल से देखेंगे तब तो वो ईएमएफ में फ्लक्स में चेंज आने से ईएमएफ कैसे इंड्यूस हो जाती है और इंड्यूस्ड ईएमएफ होती क्या है, ये सब चीजें हम देखेंगे आज। और फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसको अप्लाई करेंगे, जो कि अपकमिंग लेक्चर है। आज का हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या हुआ कि इंड्यूस्ड ईएमएफ होती क्या है, कैसे आ जाती है अचानक से ये, हालांकि हम तो सिर्फ मोशन करवा रहे थे। और उसमें एक रॉड में डिफरेंट चार्जेस की अकोमुलेशन वो देखेंगे, फोर्सेस की डायरेक्शन और रूल्स कैसे अप्लाई करते हैं, राइट हैंड रूल या फिर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, वो सब हम आज कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये इसकी बुनियाद रखने वाले कौन थे। तो सबसे पहले जो ऑस्टिन था उसने कहा कि अगर आपके पास करंट हो तो करंट जहां होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है, तो ये बात किसने की? ये ऑस्टिन ने की। इसमें मजीद 3 तरह की वेरिएशन है जो कि मैं आपको बताता हूं। वो वेरिएशन ये है कि अगर आपके पास एक चार्ज हो और वो चार्ज हो जिस तरह ये पॉजिटिव चार्ज है और ये चार्ज है एट रेस्ट, यानी इसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड। इस चार्ज के गिर्द सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू 0। वेक्टर का साइन लगा देते हैं क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। आपने देखा कि यहां पर चार्ज है एट रेस्ट, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है नॉन जीरो, यानी इसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट कर रही है, और मैग्नेटिक फील्ड है 0। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है रेडियली आउटवर्ड होती है, तो ऐसे ऐसे पूरी चारों तरफ आप इसके बना देंगे। अब एक वेरिएशन तो हो गई। अब दूसरी वेरिएशन ये हो सकती थी कि ये चार्ज मूव कर रहा होता तो फिर इसकी वेलोसिटी 0 ना होती, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होती। फर्ज कर लेते हैं वो 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, हम कोई भी वेलोसिटी सपोज कर लेते हैं। तो राइटिंग पे नहीं जाना, आपने कॉन्सेप्ट समझना। 10 मीटर पर सेकेंड समझ लो, हमने सपोज कर ली। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेस्टिंग चार्ज के साथ भी एसोसिएटेड थी। सिंपल सी बात है, जहां चार्ज है उस चार्ज की कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस सिंगल आइसोलेटेड चार्ज की। अगर पॉजिटिव हुआ तो इलेक्ट्रिकली आउटवर्ड होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और नेगेटिव हुआ तो रेडियली इनवर्ड होंगी। ये बातें आपको पता है। उसके बाद इसको वेलोसिटी दी हमने। पहले इसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अब हमने इसे एक कांस्टेंट वेलोसिटी दे दी है जो कि ना अपनी मैग्नीट्यूड बदल रही है ना डायरेक्शन बदल रही है, तो इसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाएगी। मैं क्या कर दूंगा, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जो पहले 0 थी, अब मैं उसको कह दूंगा कि इट इज नॉन जीरो। अब ये मैग्नेटिक फील्ड भी नॉन जीरो हो गई है, इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी आ गई है, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई है। एक्चुअली में अब ये सिंगल आइसोलेटेड चार्ज रेस्ट नहीं रहा, अब ये मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दायरे में से निकल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले दायरे में आ गया है। अब ये एक करंट बन चुका है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड है। अच्छा, अब क्या हुआ, मैं इसकी यही वेलोसिटी को, ये दूसरा केस कंप्लीट हो चुका है, थर्ड केस बताने लगा हूं। थर्ड केस ये कि मैं इसकी यही वेलोसिटी बढ़ा देता हूं या कम कर देता हूं या इसकी डायरेक्शन बदल देता हूं, यानी इस चार्ज को मैं एक्सेलरेट करवा देता हूं। यानी सिंपली वेलोसिटी को मैं कह देता हूं कि वो कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। यहां पर एक्सेलरेशन आ जाएगी कोई ना कोई, यानी एक्सेलरेशन विल बी नॉन जीरो, यानी कोई ना कोई नॉन जीरो एक्सेलरेशन आ गई। ये चार्ज एक्सेलरेट कर गया, तो अब क्या होगा,
इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ही आ गई थी, मैग्नेटिक फील्ड भी आ गई थी जब ये मूव करना स्टार्ट किया था कांस्टेंट वेलोसिटी से, एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आ गई थी, लेकिन अब ये एक्सेलरेट कर रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी, और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बना देंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बना देंगे, ठीक है। सो यहां पर आ जाएंगी आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ये बात खत्म हो गई, इसके 3 केसेस कंप्लीट। अब हम अपने कहां पर थे, यहां पर थे कि ऑस्टेड ने ये कहा, उसकी ये सब बातें बता दी हमने कि इस तरह होता है, सारा बैकग्राउंड में ये सिनेरियो चल रहा होता है। उसके बाद आ गया है माइकल फेरेडे। माइकल फेरेडे ने बोला कि अगर ऑस्टेड ने ये कहा कि करंट के पैदा होने से मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस से भी हम करंट बनवा सकते हैं। ये उसने सोचा कि रिवर्स भी हम कर सकते हैं। किसने सोचा? माइकल फेरेडे ने, और उसने बता दिया, ठीक है। इसके साथ एक और साइंटिस्ट था, उसने इससे पहले रिपोर्ट किया था, लेकिन नाम इसका ही यूज होता है। सो हमारी बुक में ये हम यही याद रखेंगे। जोसेफ हेनरी था उसका नाम। सो हमने माइकल फेरेडे को ही फॉलो करना। तो अब आते हैं इस फॉर्मूला पे। इसने कहा ये है भाई फॉर्मूला, इसके अकॉर्डिंग सब होगा कि जो ईएमएफ आप लाओगे ना, वो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब फ्लक्स टाइम के रिस्पेक्टिव जितना ज्यादा चेंज होगा उतनी ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी ईएमएफ इंड्यूस कम होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ होती क्या है? अब यहाँ पे 2 बातें हैं, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ का मतलब क्या होता है और ये कैसे आती है। 2 सवाल हैं, वो हम आंसर करते हैं, साथ अपने रूल्स अप्लाई करेंगे और देखते जाएंगे क्या हम लेक्चर के अंत तक ये पहुंच पाते हैं इस तक या नहीं अच्छे तरीके से। अच्छा, ये तो मैंने समझा दिया आपको, इसको मैं मिटा देता हूं, ये ज्यादा रश नहीं करते हम। तो ये हो गया। अब हम आते हैं इस पे। ये बड़ी प्यारी सी मासूम सी डायग्राम बनी हुई है आपकी बुक में भी। ये नॉर्थ पोल बनाया हुआ है, ये साउथ पोल बनाया हुआ है, और आपको पता है नॉर्थ टू साउथ आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, जो कि आपको ये दिखाई हुई है बीच से। सो नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं या सोचते हैं कि ये अकेला नॉर्थ पोल बनाया हुआ है, ये अकेला साउथ पोल बनाया हुआ है, तो ऐसा हो सकता है शायद कि ये नॉर्थ पोल अलग से एग्जिस्ट कर रहा हो, साउथ पोल अलग से एग्जिस्ट कर रहा हो। नहीं, मैग्नेटिक यूनिपोल एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता। इवन के एक एटम में भी पोल्स बने हुए होंगे इनके। मतलब कि ये इस तरह नहीं है कि एक मैग्नेट है, उसका साउथ पोल था, नॉर्थ पोल था, आधा आधा मैग्नेट तोड़ लिया तो एक हिस्सा साउथ पोल बना रह गया और एक नॉर्थ। नहीं, जो हिस्सा तोड़ोगे या तो हो सकता है वो डीमैग्नेटाइज हो जाए, या फिर इस तरह हो सकता है कि उसमें भी 2 पोल बन जाए, एक साउथ पोल बन जाए और एक नॉर्थ पोल बन जाए। वो ऐसा नहीं होगा कि एक साउथ पोल तोड़ा तो वो पूरा का पूरा साउथ पोल ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। सो ये साउथ पोल जो लिखा हुआ है, इसके पीछे पूरा एक मैग्नेट होगा इस तरीके से, जिसमें यहाँ पे नॉर्थ पोल मौजूद होगा और ऊपर उसके साउथ पोल मौजूद होगा। लेकिन हमने डायग्राम की सिंप्लिसिटी के लिए बुक में भी और हमने भी इस तरह ड्रॉ किए। तो नॉर्थ से साउथ आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब ये क्या है? ये एक चौरस सी मैंने बनाने की कोशिश की है, लेकिन मुझसे बनी नहीं है। ये एक स्केयर टाइप की कोई कॉइल है, जिसके साथ आपने लगाया हुआ है गैल्वानोमीटर। जैसे ही आप इसको इंटर करवाओगे मैग्नेटिक फील्ड में, तो आप किसी को नहीं जानते, आप फेरेडे को नहीं जानते, उसके लॉ को नहीं जानते, आपने सिंपली ये करवाया कि आपने इस कॉइल को इंटर करवाया मैग्नेटिक फील्ड में। ये मैग्नेटिक फील्ड ही है ना, इसमें इंटर करवाया, तो आप क्या देखते हो कि ये डिफ्लेक्शन शो करने लग गया गैल्वानोमीटर। तो अब इसकी डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हुआ, ये क्यों इसको अचानक ऐसा हुआ, वो हम देखेंगे यहां पे। और ये सब हो क्या रहा है वो मैं एंड पे बताता हूं। तो ये देखो, कॉइल का नाम था ABCD, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी थी इस तरफ, यानी मैग्नेटिक फील्ड। ये मेरा हाथ समझ लें कॉइल है, ठीक है। ये कॉइल यूं जा रही है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके ऊपर आ रही है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे हाथ के अंदर से गुजर रही है, यानी मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के अंदर से गुजर रही है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कॉइल यूं गुजर रही है और मैग्नेटिक फील्ड यूं नहीं है, इस तरीके से है कि इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, ठीक है। तो वही हमने यहां पर थोड़ा जूम करके दिखा दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, सॉरी इलेक्ट्रिक बोल गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो अंदर से मेरे हाथ के अंदर से यानी कॉइल के अंदर से पास कर रही थी। अब मैंने अपने हाथ को इस तरह कर दिया, तो अब भी इसी तरह पास करनी चाहिए ना। सो ये कॉइल थी, ठीक है। अब उस कॉइल का हमने ना सिर्फ एक बॉर्डर लिया BC, चेक करने के लिए कि ये सब हो क्यों रहा है। तो ये जब हमने बॉर्डर ले लिया BC, ये समझ लें एक किस्म का एक रॉड है, इसको हमने ले लिया और यहां पर रख दिया,
अलग से देख रहे हैं इसको। सो ये बी सी ही वही है जो हमने यहां से उठाया और यहां देख रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द थी ना, इनटू द कॉइल थी, तो इसके ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई इसी तरीके से होगी, ठीक है। सो आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा है फोर्स जो लगती है चार्ज पर, एक होती है फोर्स ऑन द रॉड, वो थी F इज इक्वल टू आई एल बी साइन अल्फा। एक होती है फोर्स ऑन द चार्जेस विद इन द रॉड, वो क्या होती है F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी, या F मैग्नीट्यूड देखो तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। डन हो गया। अच्छा, इसका यहां क्या ताल्लुक है देखते हैं। अब क्या हुआ, इस रॉड को आपने वेलोसिटी इस तरफ दी थी ना, कॉइल को इंटर किया था मैग्नेटिक फील्ड में, तो सबसे पहले बीसी ही इंटर हुआ, बीसी ही इंटर हुआ मैग्नेटिक फील्ड में, वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट थी, ठीक है। और ये था हमारे पास फॉर्मूला चार्ज पर फोर्स का, कि ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला ये बताता है कि अगर आप किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करवाओ इस तरीके से कि उस चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 हो जाए, तो फिर ये फोर्स इस तरह नहीं रहा करती, ये फोर्स इस तरह हो जाया करती है क्यू वी बी साइन थीटा। वहां 90 पुट करेंगे वो 1 आ जाएगा, यानी फोर्स इज इक्वल टू क्यू वी बी हो चुकी है, ठीक है, जब आपने किसी चार्ज को परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड इंटर करवाया। अब वो चार्ज को कैसे करवा रहे हो, ऐसे करवा रहे हो, इस रोड में एक पॉजिटिव चार्ज भी तो मौजूद है ना, तो जब ये रोड टुवर्ड्स राइट मूव होगा तो चार्ज भी टुवर्ड्स राइट मूव होगा, तो चार्ज की वेलोसिटी भी टुवर्ड्स राइट हो गई, रोड की वेलोसिटी भी टुवर्ड्स राइट हो गई, और मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द कॉइल। डन हो गया। तो चार्ज की वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो गई, मैग्नेटिक फील्ड है इनटू द पेज, देखो ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये समझ लें इनटू द पेज है, इनटू द पेज है, और वेलोसिटी मेरी इस तरफ है। सो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है, यानी कि B और V ये जो है आपस में 90 डिग्री का एंगल रखते हैं। सो यहां पर साइन थीटा में थीटा साइन थीटा का आंसर 1 हो जाएगा, फोर्स लगेगी चार्ज पर क्यू वी बी। अब क्या होगा, इस चार्ज पर फोर्स लग रही है, अब हमने फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी है, वो डिफरेंट रूल्स होते हैं, तो आपने जो भी रूल फॉलो करना है, आपने पढ़ने सारे रूल हैं, रूल्स की कन्वेंशन याद रखनी है कि कौन सी फिंगर क्या बताती है, पाम क्या बताती है, डिफरेंट रूल्स में इस सब रूल्स की आपने याद करनी है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्विंग स्ट्रेटजी यही बेस्ट है कि एक रूल अपनाओ और हमेशा उसी को फॉलो करो, उसी पर यकीन करो, एक रूल ऐसा जो आपको कंफर्ट दे। एक रूल से आप सब तरीके की फोर्सेस की डायरेक्शन पता लगा सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, वेलोसिटी, हर कुछ पता लगा सकते हो सिर्फ एक रूल से। तो वो रूल आपने खुद अपनी मर्जी से चूज करना है। मेरा जो है रूल वो ये है कि मैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करता हूं, जिसमें आपका थंब जो होता है, इसका फॉर्मूला है एफ बी आई, थंब बताएगा फोर्स, इंडेक्स फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, आई ये आपकी मिडिल फिंगर बताएगी यानी करंट, यानी वेलोसिटी भी यही बता सकती है। तो एफ बी वी हो गया, एफ बी आई हो गया, ठीक हो गया। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मैं लगाता हूं तो वही मैं लगाऊंगा, और ध्यान रखना है कि लेफ्ट हैंड रूल लगा रहे हो तो लेफ्ट हैंड ही यूज करो, राइट हैंड से ना लगा देना वो रूल। तो अब हम चलते हैं, हमने क्या करना है, फोर्स की डायरेक्शन पता लगानी है, चार्ज पर जो फोर्स लगी थी ये क्यू वी बी, वो किस डायरेक्शन में है वो देखना है हमने। और वो कैसे देखेंगे हम, डायरेक्शन भाई हमारे पास रूल है, क्या है, एफ, ये हमने जहां थंब हमारा पॉइंट कर रहा होगा वो पता लगाना है हमने कि थंब किस तरफ पॉइंट करते हैं। बी हमारा, हमने अपनी इंडेक्स फिंगर को बी के डायरेक्शन में रखना है, यानी इनटू द बोर्ड रखा, ठीक है। और वी ये टुवर्ड्स राइट था, चार्ज का भी और रॉड का भी, तो हमने इसको टुवर्ड्स राइट रख दिया, तो मेरा थंब आया अपवर्ड, मेरा थंब आया अपवर्ड, यानी मेरे पास जो इस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है वो है अपवर्ड, चार्ज पर जो फोर्स लगी वो है अपवर्ड। किस तरफ, इधर ड्रॉ कर देते हैं, फोर्स लगी अपवर्ड, कौन सी वाली, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, ठीक है, फोर्स लग रही है अपवर्ड, या मैं ये भी कह सकता हूं सी टू बी, सी टू बी फोर्स लगी। ये एमसीक्यूज आता है कि इस तरह के डायग्राम बना के दे देंगे और पूछेंगे द फोर्स ऑन द चार्ज इज फ्रॉम सी टू बी या फ्रॉम लोअर एंड टू अपर एंड। अब यहां पे हमेशा रूल नहीं बना लेना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो, वेलोसिटी की डायरेक्शन देखो, और फिर बताओ कि फोर्स ऑन द चार्ज किस तरफ है, ठीक है। ये फोर्स ऑन द पॉजिटिव चार्ज है,
C2B अगर मैं नेगेटिव चार्ज लिख देता यहां पर तो मेरी फोर्स ये रिवर्स हो जाती। वो कैसे भला, वो कैसे? क्योंकि जो हम सारे रूल बनाए हुए हैं वो है कन्वेंशनल पॉजिटिव चार्ज के लिए। कन्वेंशनल रूल बनाया हुआ पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है। अगर आपने नेगेटिव का पता लगाना है, जो रूल आपका पॉजिटिव चार्ज के लिए बना हुआ है उसकी सिर्फ एंड का जो रिजल्ट है उसको रिवर्स कर दो। हमारी फोर्स अपवर्ड आई थी तो नेगेटिव होता तो सिर्फ डाउनवर्ड होती फोर्स और कुछ नहीं होना था, फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती, बी से सी हो जाती फिर। लेकिन अभी हमने पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया तो C2B होगी। वो मैं आपको बता रहा हूं इसलिए क्योंकि क्वेश्चन में घुमाने के लिए नेगेटिव चार्ज भी देता है। सो यहां पर फोर्स ऑन चार्ज, यहां पर ध्यान रखना यहां बहुत सी फोर्सेस हैं। एक फोर्स ऑन द चार्ज है, एक फोर्स ऑन द रोड होगी, वो मैं बताता हूं अभी बाद में, तो लंबी कहानी है, तहम्मुल से सुनना लेक्चर, कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। तो हमने देखा एक चार्ज पर फोर्स लगी, ये किस पर है? ऑन पॉजिटिव चार्ज, क्यू कह लो उसको, ठीक है। ऑन पॉजिटिव चार्ज ये फोर्स लगी, ठीक है। एफ भी लग रही है चार्ज के ऊपर और वो चार्ज मूव कर गया अपवर्ड यानी अपर एंड बी पर, उस पर फोर्स लग रही थी ना तो वो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया, यानी अपर एंड पर हमारे पास पॉजिटिव चार्जेस अकोमुलेट कर गई। और अभी मैंने बताया कि नेगेटिव चार्जेस पर नीचे डाउनवर्ड फोर्स लग रही होगी तो नेगेटिव चार्जेस यहां पर अकोमुलेट करते गए सी एंड पर, ठीक है। अब क्या हुआ? अब ये सर्किट तो कंप्लीट था, यहां पर ऊपर पॉजिटिव चार्जेस का अकोमुलेशन आ गया, यहां पर नीचे नेगेटिव चार्जेस का अकोमुलेशन आ गया। तो अब क्या आपको दिख रहा है कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी? करेगी। पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो यहां एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मैं एक मशहूर बात मैं करता हूं, क्या करता हूं मैं मशहूर बात, कि फॉर्मूला ये जो है हमारे पास, ये फॉर्मूला क्या बताता है? पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला है ना ये फॉर्मूला ये बताता है आपको कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां वहां पोटेंशियल का डिफरेंस है। सो यहां पर मैंने भी बताया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम बी टू सी है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, बता लोगे? नेगेटिव के पॉजिटिव के हिसाब से पॉजिटिव ऊपर चले गए, नेगेटिव नीचे आ गए, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, तो बी टू सी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डन। अब उसके बाद हमारे पास इस फॉर्मूला से हमें पता चला इलेक्ट्रिक फील्ड जहां होती है वहां पोटेंशियल का डिफरेंस भी होता है, तो यानी बी और सी में पोटेंशियल का डिफरेंस भी होगा। बी वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल होगा, सी वाला पॉइंट लोअर पोटेंशियल होगा। और आपने पढ़ा कि करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ करंट? करंट विल बी फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ड्रॉ कर लो भाई, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल बन गया सी, ठीक है। यानी फ्रॉम बी टू सी थ्रू एक्सटर्नल सर्किट, दो बातें, फ्रॉम बी टू सी थ्रू एक्सटर्नल सर्किट। इसी वजह से इस एमीटर की डिफ्लेक्शन आई थी। एमीटर कह लो, गैल्वानोमीटर कह लो, गैल्वानोमीटर कह लेते हैं, स्लाइटली स्मॉल करंट को भी डिटेक्ट कर लेगा। सो फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल करंट फ्लो किया, डन। बी हायर था, सी लोअर था, एक्सटर्नल सर्किट में से करंट गुजरा, इधर से इस बॉर्डर में से गुजरा, इधर से एमीटर में से, इसमें गैल्वानोमीटर में से गुजरा, और फिर सी एंड पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। असल में करंट क्या है? फ्लो ऑफ द चार्जेस। यही पॉजिटिव चार्जेस उठे, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आ गए, फ्लो ऑफ चार्जेस हुआ, करंट कंस्टिट्यूट हो गया। असल में करंट जो है ना ये सीक्वेंशियल फ्लो ऑफ चार्जेस है, सिंपल फ्लो नहीं। सिंपल तो इरेगुलरली भी वो फ्लो कर रहे होते हैं, तो फिर क्यों नहीं होता करंट? करंट इसलिए नहीं होता क्योंकि करंट की डेफिनेशन ये है कि वो एक सीक्वेंशियल फ्लो है, ठीक है। एक सीक्वेंस में एक डायरेक्शन प्रॉपर उसमें फ्लो करते हैं चार्जेस। तो चार्जेस यहां से निकले, ये इस एंड पर आ गए, अपर से लोअर एंड पे, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। डायरेक्शन ऑफ करंट पता चली कि फ्रॉम बी टू सी इन एक्सटर्नल सर्किट। और अब देख लो कि ये क्या बन रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? सोच के बताओ। ये एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, फ्रॉम बी टू सी एक्सटर्नल सर्किट में से जा रहे हैं, तो ये बन गया हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। सो करंट कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। कितनी बातें पता चल गई? करंट की डायरेक्शन पता चल गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया, हायर पोटेंशियल क्या है, लोअर पोटेंशियल क्या है, चार्ज ऑन फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज। बहुत सी बातें एक ही डायग्राम से क्लियर हो गई। अच्छा, ये फिर मैं रेज कर दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको पता चल गया, फोर्स ऑन चार्ज का भी पता चल गया, सी से बी की तरफ थी, और यहां पे आपको पता चल गया कि नेगेटिव
चार्जेस की अकोमुलेशन हुई पड़ी थी और करंट था हमारे पास, कैसा था करंट? करंट था हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज। सो हम दोबारा लिख लेते हैं बी सी और ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब कुछ एमसीक्यूज ना देख लें, साइड में मैंने लिखा था ये। अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन समझाई, ये आप सोचें दिमाग से। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रॉड, इन द रॉड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे क्या था? मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज थी, बस वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आउट टू द पेज है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वही है। सिंपल एक रूल डिसाइड जो आपने किया था अभी तक, सोच लिया होगा माइंड में, वही रूल यूज करना है। मैंने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज किया था, एफ बी वी। पहले मैं फोर्स ऑन चार्ज देख लूंगा, फिर जिधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा उधर उस हिसाब से मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता दूंगा। ये मेरा प्रोसेस होना चाहिए दिमाग में कि इस तरह मैं निकालूंगा। सो एफ बी वी, ये वी होना चाहिए, ये बी होना चाहिए और एफ होना चाहिए। बी तो है आउटवर्ड, आउट ऑफ द पेज, और वी मेरा टुवर्ड्स राइट है बेबी, तो मैं इस तरह कर लूंगा, इस तरह। तो बी ये वेलोसिटी हो गई, ये फोर्स हो गई, ये मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द बोर्ड है। सो मेरी फोर्स आ रही है डाउनवर्ड, फोर्स यहां पर आ रही है कैसी? डाउनवर्ड। फोर्स की डायरेक्शन है नीचे की तरफ, इधर ड्रॉ कर देते हैं, फोर्स का वेक्टर है नीचे की तरफ। फोर्स लग रही है यानी इस एंड से इस एंड पे, किस पे? पॉजिटिव चार्ज पे। सो यहां पर पॉजिटिव चार्जेस अकोमुलेट कर गई। सो ऑब्वियस सी बात है वहां ऊपर नेगेटिव चार्जेस अकोमुलेट करेंगे। अब बता सकते हो किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन? क्यों नहीं बता सकते भाई? ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये नेगेटिव चार्जेस हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। सो लोअर एंड टू अपर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो ये क्वेश्चन हो गया, हो गया। इस तरह के बहुत से क्वेश्चन आएंगे, बस वेलोसिटी कहीं बदल देगा, कहीं मैग्नेटिक फील्ड बदल देगा, कहीं रोड को पैरेलल, कहीं परपेंडिकुलर। अगर मैं इसी रोड को पैरेलल मूव करवा देता तो मेरे पास कोई फोर्स ना लगती चार्ज पे, कोई ईएमएफ प्रोड्यूस, कोई पोलैरिटी ना आती इस रोड में, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना आती, कोई पोटेंशियल का डिफरेंस ही ना आता। डन। अब आते हैं हमारे मेन बात की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देख ली, फोर्स ऑन चार्ज देख लिया, और हमने ये भी देख लिया कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी पोटेंशियल डिफरेंस बना था, ऊपर वाले एरिया पे पॉजिटिव, नीचे वाले पे नेगेटिव। तो यही तो पोटेंशियल डिफरेंस था, और यही तो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई थी कि जो आपने रॉड इंटर करवाया, यहां पर पॉजिटिव चार्जेस आ गए, यहां नेगेटिव चार्जेस आ गए, आपके पास पोलैरिटी इंड्यूस हो गई, ये पोलैरिटी दो पोल्स बन गए, और आपके पास एक किस्म की ईएमएफ इंड्यूस हो गई। सो इसी ईएमएफ को तो हमने बोला था, जो फैराडे ने दी थी वो यही ईएमएफ तो थी। तो क्या हम मीनिंग के करीब पहुंच चुके हैं? हाँ, पहुंच चुके हैं। हमें पता चल चुका है कि कैसे ईएमएफ इंड्यूस्ड हुई, अचानक से जादू कैसे बन गया वो भी पता चल गया। अब हम आते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज पर, जो कि आपको आगे चैप्टर में बहुत मदद करेगी, ठीक है? और वो क्या है इंटरेस्टिंग चीज? हम सारी किस्म की फोर्सेस को यहीं पे कच्चा चिट्ठा करना चाहते हैं ताकि आगे तंगी ना हो। अच्छा, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस में है? हाँ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डेंस में है। तो कैसे है? क्योंकि हम इस रोड को पुल कर रहे हैं, राइट की तरफ ले जा रहे हैं। हमने जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की वही तो इसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी है, उसी की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक करंट आया है। सो हाँ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एग्जैक्टली इन अकॉर्डेंस है। सो एक तो ये हो गया सिंपल कि हम इसको फोर्स लगा रहे हैं ना, तो कोई फोर्स अपोजिट भी होनी चाहिए जो हमारी फोर्स की रिक्वायरमेंट, जिसकी वजह से फोर्स की रिक्वायरमेंट है और हम प्रोवाइड कर रहे हैं फोर्स। मतलब अगर हम सिंपल फोर्स लगा देते हैं इनिशियली, अगर कोई फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग ही ना रही होती तो ये रोड तो खुद ब खुद आगे भागा चला जाता, इनफाइनाइट लेंथ पर ये चलता ही रहता, और इसमें से फ्लक्स चेंज होता ही रहता, करंट बनता ही रहता, ईएमएफ इंड्यूस होती ही रहती। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता कि अभी हमने देखा था करंट की डायरेक्शन कैसी थी। जब हमने रॉड को मूव किया ना इनिशियली, तो इसमें एक करंट आया जो सी से बी की तरफ था, सी से बी की तरफ अपवर्ड एक करंट था। अब मैं वेलोसिटी की डायरेक्शन मिटा देता हूं ना, आपको पता है हम राइट की तरफ ले जा रहे हैं, तो मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन मिटा दी। तो करंट था इसमें, ये पॉजिटिव चार्ज बना हुआ था, इसको भी मैं मिटा देता हूं। आपको पता चल गया, आप सियाने हो गए हम कि ये एक रॉड है, ठीक है। इसमें आपने देखा था कि करंट की डायरेक्शन अब आ रही थी कैसी भला? अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन आ रही थी करंट की। ये मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है, अपवर्ड डायरेक्शन आ रही थी करंट की, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द ही है, इनटू द बोर्ड ही है, तो करंट है अपवर्ड। अब यहां पर एक और फोर्स होगी जो कि इस रॉड पर फोर्स लग रही होगी, जो कि आपने कहां पढ़ी है? आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ी है, फिजिकल टू आई एल बी साइन अल्फा में।
सो वो फोर्स देखते हैं, वो कैसे है। रॉड, अब यहां पर चार्ज पर आपने फोर्स तो पढ़ ली ना, वो थी C2B। अब आप रोड पर फोर्स देख रहे हो, तो इस पूरे रोड पर फोर्स कैसे लग रही है। ये वही फोर्स है जो कि हमसे ये डिमांड कर रही है कि भाई मुझे ओवरकम करो और इस रॉड को राइट की तरफ ले जाओ। मतलब जो हम इसको राइट की तरफ खींच रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, वो क्यों लगानी पड़ रही है हमें, वो इस रॉड पर लगने वाली फोर्स की वजह से लगानी पड़ रही है। और वो कैसे है, जब किसी रॉड की आपने या स्ट्रेट वायर की मैग्नेटिक फील्ड पता लगानी हो ना, तो क्या होता है उसका, वायर के गिर्द ना एक वायर हो ना, जो उसके गिर्द कंसेंट्रिक सर्कल में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड होती है। यानी और अगर आप करंट की डायरेक्शन में अपना थंब रखो ना, तो कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड बताती है। ये रॉड का भी इसी तरीके से, करंट की डायरेक्शन है अपवर्ड, मेरी कर्लिंग फिंगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी। यानी ये मेरा थंब है करंट की डायरेक्शन में और ये मेरी फिंगर बता रही है मैग्नेटिक फील्ड। यानी इधर से मेरी फिंगर है आउट ऑफ द बोर्ड, और ये मैं थोड़ा सा और घुमाऊं अपनी फिंगर, तो ये रॉड के राइट साइड में मेरी फिंगर बन रही है इनटू द रॉड। ठीक है, ऐसे है आउट ऑफ द रॉड और ये फिर इनटू द रॉड। सो यहां पर रॉड में जो मौजूद करंट था उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहां थी आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड, आउट ऑफ द बोर्ड, और यहां पर कैसी थी, इनटू 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 और इनटू। सही आ गया। ये है इस रॉड की मैग्नेटिक फील्ड। और जो हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की हुई है वो तो की ही हुई है, वो इनटू द पेज ही है। सो ये दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेंगी, जिसकी वजह से इस रॉड पर फोर्स लगेगी। कैसे कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की है इनवर्ड, वो हर तरफ ही इनवर्ड है। सो यहां पर आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ रॉड एंड इनवर्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैंसिल होंगी, और यहां पर वीक एरिया मैग्नेटिक फील्ड का बनेगा। यहां पर इनवर्ड ही मैग्नेटिक फील्ड है एक्सटर्नल वाली, और इनवर्ड ही रॉड की मैग्नेटिक फील्ड है। तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को रीइंफोर्स कर रही हैं, पैरेलल हो चुकी हैं, सपोर्ट कर रही हैं। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड हो गई स्ट्रॉन्ग, यहां हो गई कैसी भला, यहां हो गई वीक। तो हमेशा एक बात याद रखनी है, स्ट्रॉन्गर टू वीक मैग्नेटिक फील्ड, यहां स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, राइट साइड पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, लेफ्ट साइड पर वीक मैग्नेटिक फील्ड है, तो आपके पास राइट टू लेफ्ट एक फोर्स लगेगी जो कि FL है, फोर्स ऑन द रॉड। अब आप क्या कर रहे हो, इस रॉड को हमने शुरू में बोला था ना कि आपने इस तरफ वेलोसिटी दी हुई है, तो आप इस रॉड को टुवर्ड्स राइट लेकर जा रहे हो बाय ओवरकमिंग दिस फोर्स। मतलब जो फोर्स इस रॉड पर लग रही है ना, सपोज कर लो वो 10 न्यूटन है, तो आप अगर चाहते हो कि ये रॉड दूसरी तरफ मूव करे, तो आपको इधर एटलीस्ट 10 न्यूटन फोर्स लगानी पड़ेगी। 10 न्यूटन फोर्स लगाओगे, दोनों फोर्सेस बैलेंस होंगी, तो ये रॉड कांस्टेंट वेलोसिटी से आपकी अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेगा। क्या ये फोर्स पहले से मौजूद होगी या हमने जब मूव करवाना शुरू किया तब आई? ये फोर्स आ रही है करंट की वजह से, जो रॉड में करंट आया, और वो रॉड में करंट तब आया था जब हमने टुवर्ड्स राइट मूव करवाना शुरू किया था, पहले से ये फोर्स मौजूद नहीं थी। तो जब हमने इसको दूसरी तरफ खींचना शुरू किया तो हमने फोर्स लगाई, और अचानक से ये फोर्स भी डेवलप हो गई, जिसकी वजह से हमें फोर्स लगानी पड़ रही है इस रॉड को उधर ले जाने के लिए कंटिन्यूअसली। सो फोर्स लगाते जा रहे हैं, रॉड जाता जा रहा है, ये वाली फोर्स ओवरकम करोगे तो उधर जा पाओगे। और यही बेसिस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि आप मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हो इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए, तो ये इन अकॉर्डेंस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। सो यही फोर्सेस थी, फोर्स ऑन द रोड, फोर्स ऑन द चार्ज, डायरेक्शन ऑफ करंट, इंटरएक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी का सीन, और बाकी सब आपने देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, अब हम आते हैं इसमें हो क्या रहा था कि यहां पर दो फोर्सेस आ गई थी। एक जो मैंने बताया आपको मैग्नेटिक फील्ड थी, वो मैग्नेटिक फोर्स थी, मैग्नेटिक फोर्स थी वो थी C से B की तरफ, जिसकी वजह से यहां पर पॉजिटिव चार्जेस अकोमुलेट हुए थे और यहां नेगेटिव चार्जेस अकोमुलेट हुए थे। अब पॉजिटिव चार्जेस यहां, नेगेटिव यहां, मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फ्रॉम B टू C है। अब मैं पूछूं मैग्नेटिक फोर्स किस तरफ थी, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द चार्ज वो थी, आप कहोगे सर वो थी मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन में। यहां पर एक समरी बना देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज जो कि हमने बोली थी, यहां पे लिख देते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज की डायरेक्शन वो है फ्रॉम C टू B। ठीक है, अब हम आते हैं क्या भला,
मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ऑन चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कर लो तो ज्यादा सुटेबल है, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सी टू बी हो गई। अब क्या करना है, हमने हमने देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सिंपली ई लिख देता हूं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन थी फ्रॉम बी टू सी, क्योंकि ऊपर पॉजिटिव चार्जेस हैं नीचे नेगेटिव चार्जेस हैं, फ्रॉम बी टू सी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। उसके बाद हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। सो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वही इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो भी बी टू सी ही होगी। क्लियर, पॉइंट नोट करने वाला, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन सी टू बी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन बी टू सी, दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स चाह रही है चार्जेस को कि वो नीचे आए, पॉजिटिव चार्जेस, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना, तो वो पॉजिटिव चार्जेस को कह रही है भाई नीचे आओ। मैग्नेटिक फोर्स ये चाह रही है कि ये चार्जेस ऊपर जाएं। वो कैसे, हमने देख लिया, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन फ्रॉम सी टू बी थी, तो वो ऊपर की तरफ भेजना चाहती है। अब क्या हुआ कि ये मैग्नेटिक फोर्स थी क्यू वी बी, ये इलेक्ट्रिक फोर्स आ गई क्यू इंटू ई, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि ये दोनों फोर्सेस बराबर हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर हो गई, तो आपके पास इक्वेशन ये बन गई क्यू वी बी इज इक्वल टू क्यू ई, क्यू क्यू से कैंसिल, और वी डिवाइडेड बाय वी इज इक्वल टू ई डिवाइडेड बाय वी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट। अब वो आपसे इसमें क्या पूछेगा, कहेगा कि E डिवाइडेड बाय V, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टू मैग्नेटिक फील्ड, रेशियो इसका यूनिट क्या होता है, तो आप सिंपल बता दोगे क्या, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, ms माइनस 1। अब इसमें वो यूं भी कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्ट करके पूछ ले, फिर आप बोल दोगे क्या भला, फिर आप बोलोगे पर मीटर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट पूछ सकते हैं। और यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो मैं नेक्स्ट पार्ट बनाता हूँ वीडियो का, उसमें आपको अच्छे से केसेस समझा देता हूं, इस सिर्फ इस फॉर्मूला के, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर क्या हुआ, हमने यहीं से इस फॉर्मूला को उठाया, E इज इक्वल टू वी बी था, E इज इक्वल टू वी बी लिखा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमने इधर एक फॉर्मूला लिखा था पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला, वो होता है E इज इक्वल टू माइनस डेल वी डिवाइडेड बाय डेल्टा एल, लिख दो या एल लिख दो, एक ही बात है, ये एल लिख दिया और यही फॉर्मूला हमने चिपका दिया इधर। तो एल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया उधर, तो डेल्टा वी ही तो ईएमएफ होती है, पोटेंशियल डिफरेंस ही ईएमएफ है ना भाई, सिंपल अगर देखा जाए तो जनरली। तो यहाँ पे ईएमएफ लिख दिया उसकी जगह पे, और ये वीबीएल हमने इस केस पर अप्लाई करके निकाला है, तो यहाँ पर मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रही थी, तो हमने बोला कि ये जो ई इज इक्वल टू वीबीएल है, मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ है। और हमने इस रॉड की डिफरेंट ओरिएंटेशन सेट की, हमने इसको पैरेलल मूव करवाया, यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में हमने एंगल जीरो करवाया, और हमने देखा ये हमें डिफ्लेक्शन नहीं दे रही थी, यानी ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो रही थी। तो हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए और देखा कि ये तो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे ये साइन फंक्शन हो, तो ये साइन फंक्शन की वैल्यू हमने साथ लगा दी। हमने बोला कि ये ईएमएफ इंड्यूस मैक्सिमम होती है जब एंगल 90 हो। एंगल है क्या, किसके दरमियान एंगल है, जब भी किसी फॉर्मूला में एंगल आए तो देखो ये एंगल है किसके दरमियान, एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड बी। वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ दैट रॉड, तो वो एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड बी है। अगर वो 90 हो जाए ईएमएफ मैक्सिमम हो जाएगी। अगर वो रॉड को आप पैरेलल मूव करवा दोगे, पैरेलल मतलब इनटू द बोर्ड के अंदर ही, जिस तरह ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है इनटू द बोर्ड, ये आपका रॉड है, दोनों पैरेलल मूव कर रहे हैं, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, तो इस वजह से ये साइन फंक्शन हो गया। आपको अच्छे से पता है कि थीटा की वैल्यू बदलते जाओगे, कैसे कैसे ईएमएफ वेरी करेगी, ये बहुत सादा बात है, हर बच्चा कर लेगा ये। हमने वो चीजें कवर करनी है जो यहाँ पे फंसेंगे आप लोग। सो ये तो होगी नेक्स्ट पार्ट में। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मेजर पार्ट कवर हो चुका है, आपको पता चल गया ये फॉर्मूला कैसे आया, आपको पता चला कि ईएमएफ इंड्यूस कैसे और फोर्सेस की डायरेक्शन और पोलैरिटी वगैरह देख ली गया। बी पे हायर पोल मतलब हायर पोटेंशियल बना था, और चार्ली पे जो सी पॉइंट है इस पे लोअर पोटेंशियल बना था नेगेटिव चार्जेस की वजह से। अब क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ये मैंने कन्वेंशन बताई हुई थी कि ये डॉट लगा हुआ तो आउट ऑफ द पेज होता है, क्रॉस लगा हुआ हो तो इनटू द पेज होता है। अब ये देख लो जल्दी से, एक मैग्नेट था उसको लेकर जा रहे हो 20 मीटर पर सेकंड की तरफ, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से टुवर्ड्स अ कॉइल जो कि एक एमीटर से कनेक्टेड है, और यहां पर एक को 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से अवे लेकर जा रहे हो, उधर करीब लेकर जा रहे हो, और यहां पर भी एक कॉइल है जो एमीटर या गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है। अब क्या होगा, 20 मीटर और ये 40 मीटर। अब कुछ बच्चे ये सोचेंगे कि ये उस पर कॉइल की तरफ जा रहा है तो शायद ये ईएमएफ ज्यादा इंड्यूस करवा दे, और ये कॉइल से दूर जा रहा है तो ये कम ईएमएफ इंड्यूस करवा दे। ऐसा नहीं है,
आपने डायरेक्शन नहीं देखनी है, आपने ये देखना है कि वो कितनी तेजी से उस कॉइल की तरफ जा रहा है या कितनी तेजी से उस कॉइल की तरफ दूर जा रहा है, उस कॉइल से दूर जा रहा है। सो अगर ये 20 और 40 वेलोसिटी किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी जो ये दूर जा रहा है इस कॉइल से, इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इस तरह होती है ना भाई, नॉर्थ से साउथ होती है ना, तो यहां से निकल गई होंगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। सो ये दूर जा रहा है ना, तो तेजी से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी, तेजी से फ्लक्स कम होगा, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस इसमें ज्यादा होगी, जिसमें इसका मतलब ये हुआ कि ईएमएफ इंड्यूस यहां ज्यादा है, यहां ईएमएफ इंड्यूस कम है, क्योंकि यहां पे स्लोली स्लोली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रही है। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी ना इसकी, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये तो आप लोगों को पता है। तो स्लोली स्लोली जा रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्लोली बढ़ेंगी, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कम होगा, तो ईएमएफ इंड्यूस यहां कम होगी, यहां ज्यादा होगी। अगर आप तेजी से लेकर जाओ या तेजी से दूर लेकर आओ तो ईएमएफ ज्यादा होगी, बनिस्बत आप स्लोली उसको लेकर जा रहे हो टुवर्ड्स कॉइल या अवे फ्रॉम कॉइल, सिंपल सी बात है। तो ये था आज का लेक्चर। पेंडिंग पॉइंट ये रह गया कि हमने ये देखना है केसेस कि वेलोसिटी को चेंज करने से, ये प्रिंसिपल है वेलोसिटी सिलेक्टर का, इसलिए ज्यादा जोर दे रहा हूं। वेलोसिटी सिलेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत थोड़ी कॉम्प्लेक्स करती है, बच्चों को तंग करती है, तो वेलोसिटी सिलेक्टर पे ही बना लेंगे टॉपिक और सारी वेरिएशन बता दूंगा कि वेलोसिटी बढ़ाओगे तो ये कैसे रेशियो वेरी करेगी। तो यही था आज का लेक्चर। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि वो भी इससे फायदा उठा सकें और वो भी हमारे इस सफर में, एमडी कैट तक का जो सफर है हम सबका, उसमें हमारे साथ वो चल सके। ठीक है, तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।